गुड आफ्टरनून, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। बायोटेक्नोलॉजी हम बेटा पढ़ रहे थे, है ना। और काफ़ी कुछ इंट्रोडक्शन इसमें हमने कवर किया है। हमने रेस्ट्रिक्शन इंजन, दो मेजर डिस्कवरी बायोटेक में, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इंजन और दूसरा कौन सा है, प्लाज्मिड मतलब वेक्टर, है ना। तो हमने रेस्ट्रिक्शन इंजन को डिटेल में देखा, किस प्रकार का कट होगा, और बायोटेक के स्टेप्स को भी हमने कवर किया। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर को पहले समझ लेते हैं। और जैसे ही हम वेक्टर को समझेंगे, हम क्या अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे। और वो 7 स्टेप में आपको पूरा प्रोसीजर में आपको बताऊंगा, और उसी 7 स्टेप में आपका पूरा एनसीईआरटी में दिए हुए कंटेंट, पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो चलो हम क्या देख रहे हैं बेटा, वेक्टर देख रहे हैं। तो वेक्टर क्या है, वेक्टर इज ए पीस ऑफ डीएनए, है ना। एक डीएनए का टुकड़ा है, एक डीएनए है which carries the gene of interest to the host, जो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट में लेके जाएगा, वही क्या है, वेक्टर है ना। तो वेक्टर क्या होता है, इट इज ए डीएनए मॉलिक्यूल which helps in carrying the piece of DNA, carrying the gene of interest into the host, है ना। होस्ट मींस होस्ट कुछ भी हो सकता है बेटा, बैक्टीरिया हो सकता है, प्लाज्मिड हो सकता है, प्लांट सेल हो सकता है, ह्यूमन सेल हो सकता है, जिसमें आप उस जीन को डालने वाले वो क्या है, होस्ट है। तो होस्ट में जीन ऑफ इंटरेस्ट, आपके मनोवांछित जीन को ले जाने वाला जो डीएनए मॉलिक्यूल है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वेक्टर बोल रहे हैं। क्लियर? तो अब हम क्या देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ गुड वेक्टर, एक अच्छे वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए, वो हम देख रहे हैं। क्लियर है? तो अच्छे वेक्टर में सबसे पहला पॉइंट तो इसके पास क्या होना चाहिए बेटा, ओराई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओराई, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, है ना। इसके बारे में आपको पहले डिटेल में बताया था बेटा कि बिना ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो डीएनए है, उसका डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगा, वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा और डॉटर सेल में पास नहीं हो पाएगा। और बायोटेक के 3 स्टेप जो मेन स्टेप थे, उसमें थर्ड स्टेप यही था, इट शुड बी मेंटेन्ड एंड ट्रांसफर टू द प्रोजेनी, प्रोजेनी में ट्रांसफर होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। और अगर मेंटेन करना है और प्रोजेनी में ट्रांसफर करना है, तो आपको डबलिंग करना पड़ेगा, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट, उसके लिए आपको क्या लगेगा, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन लगेगा। क्या लगेगा उसके लिए, आपको ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन लगेगा। तो ये मस्ट है, इसके बिना काम नहीं होगा। क्लियर? सेकेंड पॉइंट ये होना चाहिए बेटा, इनके पास सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर्स should be present, should be present, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। अब देखो ऐसा है कि आप बैक्टीरिया में अपना जीन डाल दो, अब डालते समय हो सकता है कि आपने लाखों बैक्टीरिया लिया, उसमें आपने जीन डाला, अब उसमें से किसी में गया, किसी में नहीं गया, राइट। ये रैंडम प्रोसेस है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। हो सकता है किसी बैक्टीरिया में आपका जीन गया है, किसी में नहीं गया है, तो आपको लास्टली क्या करना पड़ेगा, आपको वही बैक्टीरिया चाहिए जिसमें आपका जीन गया है, जिसमें नहीं गया वो बैक्टीरिया आपके क्या काम का। क्लियर? क्योंकि आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि आपका जो जीन है बैक्टीरिया में जाए, मल्टीप्लाई हो, एक्सप्रेस हो, और उससे जो प्रोटीन बने, उस प्रोटीन को आप निकालो और उसको मार्केट में बेचो, यही आपका टारगेट है। क्लियर? तो अगर प्रोटीन को एक्सप्रेस होना है, तो आपका जीन जाना चाहिए, और जो बैक्टीरिया में आपका जीन है, वही बैक्टीरिया आपको चाहिए। उसी को आप क्या करोगे, बाद में बड़े स्केल में ग्रो करोगे, उसमें फिर कई बैक्टीरिया ग्रो होंगे, उसी बैक्टीरिया में आपका प्रोटीन एक्सप्रेस होगा, बाद में आप बैक्टीरिया को तोड़ के अपना प्रोटीन निकाल लोगे। ये आपका मेन गोल है। क्लियर? तो उसके लिए आपको क्या, अब आपके पास जब आप बाद में जब अपना जीन डालोगे, हम जब स्टेप्स पढ़ेंगे 7 स्टेप, वहाँ पे इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कैसे ये सिलेक्शन में हेल्प करता है। तो आपको क्या चाहिए, आपके पास एक बैक्टीरिया जिसमें आपका जीन गया है, एक बैक्टीरिया जिसमें आपका जीन नहीं गया, आपको क्या चाहिए, आपको वो बैक्टीरिया चाहिए जिसमें आपका जीन है, उसको सिलेक्शन करने के लिए एक मार्कर होना चाहिए। किसमें, वेक्टर में, है ना। उसको सिलेक्शन करने के लिए क्या होना चाहिए, मार्कर। मार्कर मतलब चिन्ह, एक चिन्ह होना चाहिए, मार्कर होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, वेक्टर में होना चाहिए। 2 टाइप का मार्कर सिस्टम हम यहाँ पे पढ़ेंगे एनसीईआरटी में 12वीं चैप्टर में। यहाँ पे एक पढ़ेंगे हम एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट
जीन्स। इसमें दो एग्जांपल देखेंगे, एक देखेंगे एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन, जिसको शॉर्टकट में लिखेंगे आप AMPR, है ना, ऐसा लिखेंगे एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन। और एक देखेंगे टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, क्लियर। और इसको हम लिखेंगे TTR, मतलब टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। ये दो जीन है जो बेटा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन के एग्जांपल हैं, और ये दोनों जीन आप आगे देखोगे वी विल यूज दिस जीन फॉर सिलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हमारा जीन है उसको सेलेक्ट करने के लिए हम इसको यूज करेंगे, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। और एक जीन हम एक और मेथड यूज करेंगे, एंजाइम बेस्ड मार्कर, एंजाइम बेस्ड मार्कर, क्लियर। एंजाइम बेस्ड मार्कर में आप याद रखोगे लेक-जेड जीन, है ना। आपको मैं लेक ओपेरॉन पढ़ाया था बैक्टीरिया में, वहां पे ओपेरॉन में 3 जीन था लेक ओपेरॉन में, ZYA, वही वाला जीन है ये लेक-जेड जीन। लेक-जेड जीन से क्या बनता है बेटा, लेक-जेड जीन से एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसिडेज। इससे एक एंजाइम बनता है, उसका नाम क्या है, बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, क्लियर। तो ये दो आप याद रखोगे, एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स आर यूज्ड एज ए सेलेक्टेबल मार्कर, और दूसरा एंजाइम बेस्ड मार्कर में एग्जांपल याद रखोगे लेक-जेड जीन का। इसको हम जब आगे पढ़ेंगे, जब हम बैक्टीरिया में डालेंगे और जब सिलेक्शन की बारी आएगी, तब हम डिटेल में देखेंगे कि हाउ these two genes act as a selectable marker, है ना, किस तरीके से ये हेल्प करेंगे हमको आगे जाके सिलेक्शन में, वो हम देखेंगे, क्लियर। तीसरा पॉइंट क्या है, 3 प्रॉपर्टीज होना चाहिए वेक्टर में। तीसरा पॉइंट है आपके पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट। मल्टीपल क्लोनिंग साइट होना चाहिए। मल्टीपल क्लोनिंग साइट मतलब क्या बेटा, कि आपकी जो वेक्टर है उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साइट प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटो, उसको खोलो और अपना डीएनए लगा सको उसमें। तो अलग अलग एंजाइम के, डिफरेंट एंजाइम के, आपको मैंने बोला टिल नाउ 900 डिफरेंट एंजाइम्स हम ढूंढ चुके हैं। तो अलग अलग एंजाइम के, ऐसा नहीं हम बोल रहे कि 900 एंजाइम का सबका एक ही में होना चाहिए, 5, 6, 10, 12 ऐसे 5, 6 मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होना चाहिए फॉर डिफरेंट एंजाइम्स। इसमें वेक्टर में मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर डिफरेंट एंजाइम्स शुड बी प्रेजेंट। डिफरेंट एंजाइम शुड बी प्रेजेंट, क्लियर। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट अलग अलग एंजाइम के होना चाहिए, बोल रहा हूं, ध्यान रखना। डिफरेंट एंजाइम के डिफरेंट साइट, अलग अलग साइट बहुत सारे होने चाहिए। और एक पॉइंट यहां पे ऐड कर रहा हूं, ध्यान से समझना, देयर शुड बी ए सिंगल साइट, एक ही साइट होना चाहिए फॉर वन एंजाइम, वन कॉमनली यूज्ड। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए डिफरेंट एंजाइम के लिए, है ना। और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं हम, एक एंजाइम के लिए एक ही साइट होना चाहिए, एक एंजाइम के लिए 2 साइट नहीं होना चाहिए, एक एंजाइम के लिए एक ही साइट होना चाहिए। अलग अलग एंजाइम के लिए बहुत सारा साइट हो, मतलब समझो कि 6 एंजाइम के लिए 6 साइट है, बट एक एंजाइम के लिए एक ही साइट, क्लियर। सो यहां पे लिखें सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर कॉमनली यूज्ड एंजाइम, कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, है ना। आप देखो एक इसका एग्जांपल देखते हैं हम वेक्टर का। एक वेक्टर का सबसे बढ़िया एग्जांपल है प्लाज्मिड, है ना। एग्जांपल ऑफ वेक्टर में आप देखोगे प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड भी 2 तरीके का हम देख आपको बता सकते हैं। एक हो सकता है आपके पास नेचुरल प्लाज्मिड, है ना, एक हो सकता है नेचुरल प्लाज्मिड, और दूसरा आप देख सकते हो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, क्लियर। नेचुरल प्लाज्मिड मतलब जो बैक्टीरिया में मिलता है,
वो प्लाज्मिड को आप क्या बोल रहे हो, नेचुरल प्लाज्मिड बोल रहे हो। अगर आप प्लाज्मिड डिजाइन किया, आर्टिफिशियली लैब में बनाए, है ना, तो जैसे आपको क्या चाहिए, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, आपने ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ले लिया, एक प्लाज्मिड बना लिया, मल्टीपल क्लोनिंग साइट डाल दिया, सेलेक्टेबल मार्कर ऐड कर दिया और ऐसे करके एक डीएनए का सर्कुलर डीएनए बना लिया, उसको आप क्या बोल रहे हो, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, आर्टिफिशियली लैब में बनाया। इट्स नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया से नेचुरली मिल रहा है देन इट इज नेचुरल प्लाज्मिड। क्लियर? एक एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है PBr 322, इसका बराबर यही डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। इस डायग्राम को आपको भली भांति देख के रखना चाहिए और यहाँ का एक एक डिटेल आपको याद रखना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर? PBr 322 ये एक टाइप का आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है बेटा। ये कैसा प्लाज्मिड है? आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। देख लेते हैं व्हाट इज PBr 3, इसका मतलब क्या है। P मतलब है भैया प्लाज्मिड, P मतलब क्या होगा, छोटे वाले P मतलब प्लाज्मिड, B मतलब है बोलीवर और R मतलब है रोटरी गेज, रोटरी गेज। और 322 क्या है, 322 अब ध्यान देना, P मतलब प्लाज्मिड है, B और R बोलीवर एंड रोटरी गेज, ये दोनों साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, अब ये दोनों साइंटिस्ट किसी लैब में काम करते थे, इनका खुद का लैब होगा। इस लैब में बना हुआ ये 322वां नंबर का प्लाज्मिड है। इसका मतलब क्या है, 322 मतलब इट इज द 322nd नंबर ऑफ प्लाज्मिड क्रिएटेड इन दैट लैब। क्लियर है? याद रखोगे। तो नंबर या फिर सीक्वेंस ऑफ प्लाज्मिड, सीक्वेंस ऑफ प्लाज्मिड क्रिएटेड इन दैट लैब, उस लैब में बने हुए 322वां नंबर का प्लाज्मिड है, इसीलिए नाम है PBr 322, है ना। प्लाज्मिड बोलीवर रोटरी गेज 322। इस प्लाज्मिड में क्या क्या है, आपको तीन चीज चाहिए था, एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए था, सेलेक्टेबल मार्कर चाहिए था और मल्टीपल क्लोनिंग साइट चाहिए था। क्लियर? अब मल्टीपल क्लोनिंग साइट में पहले पॉइंट बोले कि मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर डिफरेंट इंजाइम, अलग अलग इंजाइम के लिए बहुत सारा साइट होना चाहिए, बट एक इंजाइम के लिए एक ही साइट होना चाहिए। ध्यान से सुनिए इस बात को। अब एग्जांपल देख रहे हैं PBr 322, देखते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है क्या है। नीचे देख रहे हो ये ओरल लिखा हुआ है, ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये अपने आप को कॉपी कर सकता है ना, ये अपने आप को डुप्लीकेट कर सकता है, कॉपी कर सकता है। आगे सेकंड पॉइंट, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर है क्या, देखें तो आपके पास यहां ध्यान से देख रहे हो आप, ये यहां से स्टार्ट करके यहां तक, है ना, ये रीजन, यहां एक सेलेक्टेबल मार्कर दिख रहा है आपको, एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन बोल के, AMPR, एक सेलेक्टेबल मार्कर यहां दिख रहा है और एक यहां दिख रहा है, ये यहां से लेके यहां तक, ये आपका हो गया टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, ये आपके पास दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर है ना। तो आपके पास किस टाइप का सेलेक्टेबल मार्कर है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन वाला सेलेक्टेबल मार्कर है। अब इसको यहां पे एक बात समझ लो, इस एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन, ये जीन है, तो इस जीन का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, क्या बनेगा, mRNA बनेगा। ठीक है, और mRNA से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ये जो प्रोटीन बनेगा किससे, एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन से प्रोटीन बनेगा। इट हेल्प्स बैक्टीरिया टू फाइट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। मतलब एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन से जो ट्रांसक्रिप्शन होके, ट्रांसलेशन होके, अनुलेखन अनुमोदन होके जो प्रोटीन बनेगा, दैट प्रोटीन हेल्प्स बैक्टीरिया टू फाइट अगेंस्ट एम्पीसिलिन। अगर मैं एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल व्हिच प्रिवेंट्स और किल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ को रोकते हैं या उनको मार देते हैं, उसको एंटीबायोटिक। अगर मैं एंटीबायोटिक डालूं और उस बैक्टीरिया में अगर ये वाला जीन है, तो इस जीन से बनने वाला ये प्रोटीन उस एंटीबायोटिक से लड़ने का क्षमता उसको देगा। इट विल प्रोवाइड द कैपेसिटी टू फाइट द एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक। वैसे ही टेट्रासाइक्लिन के लिए भी है, इस टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन से जो प्रोटीन बनेगा वो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से लड़ने का क्षमता देगा। अगर इसका मतलब सीधा है, अगर ये प्लाज्मिड किसी बैक्टीरिया में है
और वहां पे एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन दोनों हैं, तो उस दोनों अगर ये दोनों जीन है और उस बैक्टीरिया में अगर आप एम्पिसिलिन देते हो नहीं मरेगा, टेट्रासाइक्लिन देते हो नहीं मरेगा, क्योंकि इस जीन से एक प्रोटीन बन रहा है विच हेल्प्स इट टू फाइट अगेंस्ट द एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक से लड़ने का क्षमता देता है। क्लियर है? इतना समझ में आया? ठीक है, दो चीज हमको मिल गया, ओराई मिल गया, सेलेक्टेबल मार्कर मिल गया। तीसरा पॉइंट था कि मल्टीपल क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट उसको बोलते हैं जहां पे आप जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करोगे, अपना उसको कट करोगे, कट करके क्या करोगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करोगे। तो कट करने के लिए क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का साइट होना चाहिए, ताकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप कट करो, वो खुलेगा, आप अपना जीन डाले, पैक कर दिए, बंद हो गया वापस। क्लियर? तो आपके पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट होना चाहिए। देखिए, आप एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन के अंदर PVU1 एक एंजाइम का साइट प्रेजेंट है, PST1 एंजाइम का साइट प्रेजेंट है। यहाँ रोग में, रोग क्या है, रेप्लिकेशन प्रोटीन, ये प्रोटीन बनाते हैं ये रोग से, जो प्रोटीन हेल्प करते हैं रेप्लिकेशन में। यहाँ पे भी एक साइट प्रेजेंट है PVU2। यहाँ देखो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन के अंदर दो साइट प्रेजेंट है, एक है BAMH1 के लिए और दूसरा है SAL1 के लिए। क्लियर? और ऊपर भी देखो ECOR1, CLAV1, HID3, इतने डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन साइट के एंजाइम के साइट्स अवेलेबल है PBr322 प्लाज्मिड में। क्या बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए साइट प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है, इसीलिए बोले मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर डिफरेंट एंजाइम, है ना, मल्टीपल क्लोनिंग साइट, बहुत सारे क्लोनिंग साइट है। आप चाहो यहाँ कट करके डालो, यहाँ डालो, यहाँ डालो, जहाँ कट करके डालो, मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, चॉइस मिल गया आपको। क्लियर है? दूसरी बात, सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब देखो BAMH1, क्या BAMH1 कहीं और प्रेजेंट है? नहीं है। BAMH1 एंजाइम के लिए एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट है, तो मतलब ये है किसी एक एंजाइम के लिए हमेशा एक ही साइट प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर है? अब एग्जांपल और समझ लो इसको। देखो, अगर मान लो कि यहाँ BAMH1 और कहीं BAMH1 दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है सर, मान लो आप कि यहाँ पे BAMH1 है BAMH1, तो अगर मैं BAMH1 एंजाइम से इस प्लाज्मिड को काटूं, है ना, BAMH1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला, तो वो उसका रेस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पे है, BAMH1 रेस्ट्रिक्शन साइट, वो एंजाइम आएगा, यहाँ एक कट करेगा, कट कर दिया, यहाँ एक कट कर दिया, कट कर दिया, क्योंकि यहाँ भी BAMH1 का साइट था, कट कर दिया, तो क्या हो गया बेटा, दो टुकड़ा अलग हो जाएगा, है ना। ये देखो, ये यहाँ से कट हो गया पूरा, ये इधर से कट हो गया, ये दो टुकड़ा अलग हो गया, एक नीचे वाला टुकड़ा हो गया, एक ऊपर वाला टुकड़ा हो गया। तो ज्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट अगर प्रेजेंट होगा एक ही एंजाइम के लिए, तो प्लाज्मिड आपका क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेड हो जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। इसीलिए हमेशा कितना साइट होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो BAMH1 के लिए हमारे पास भी यहाँ पे जैसे एक ही साइट है, SAL1 एक ही है, ECOR1 एक ही है, सभी के लिए क्या साइट है, एक ही साइट प्रेजेंट है। क्लियर है? तो ये आपका हो गया कंप्लीट वेक्टर डिटेल। अब वेक्टर प्लाज्मिड को छोड़ के भी कुछ वेक्टर और होते हैं, है ना, प्लाज्मिड को छोड़ के भी कुछ वेक्टर और हो सकते हैं, जैसे कि प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है, एग्जांपल जैसे इसका लैम्डाफेज, बैक्टीरियोफेज, लैम्डाफेज, ये वायरस से भी अटैक्स बैक्टीरिया। जब ये वायरस अटैक करता है, हर्षे एंड चेज एक्सपेरिमेंट में आप पढ़े थे कि उसका डीएनए अंदर जाता है अंदर, बिल्कुल सही जाता है। अगर उस डीएनए में मैं अपना डीएनए डाल दूं, बैक्टीरियोफेज के डीएनए में मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दूं, तो क्या ऑटोमेटिक मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी चले जाएगा? हाँ चले जाएगा। बैक्टीरिया जब इन्फेक्शन करेगा बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरियोफेज से जीन ऑफ इंटरेस्ट, अगर बैक्टीरियोफेज के डीएनए में आप डाल के रखो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो वो भी अंदर चले जाएगा, तो वो भी आपके डीएनए को ले जा सकता है। मतलब बैक्टीरियोफेज भी एक टाइप का क्या है, वेक्टर है। फिर एक और याद रखोगे, कॉस्मिड, है ना। कॉस्मिड क्या है, कॉस्मिड मतलब कॉस्मिड, सिर्फ याद रखना है इसको, कॉस्मिड मतलब प्लाज्मिड प्लस कॉस साइट ऑफ लैम्डाफेज, कॉस साइट ऑफ लैम्डाफेज। लैम्डाफेज में बेटा कॉस साइट होता है, उस कॉस साइट को ले लिए और कहां डाल दिए, प्लाज्मिड में डाल दिए, तो प्लाज्मिड प्लस कॉस साइट इज इक्वल टू कॉस्मिड। क्लियर? तो ये भी एक टाइप का वेक्टर है, और ये दोनों वेक्टर से आप चीज परिचित हो, ऑलरेडी इसको जानते हो, बैक और यैक, है ना। इसको कहां पढ़े थे अपन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में
वी यूज्ड दिस एज ए वेक्टर, वहां पे भी क्लोनिंग किया था हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, और ये दो वेक्टर यूज किया था। क्लियर है? तो अलग अलग वेक्टर का बेटा उनका भी अपना क्षमता है कि आपको वो वेक्टर कितना बड़ा डीएनए, कितने साइज का जीन ऑफ इंटरेस्ट डीएनए वो ले जा सकता है ना। वेक्टर हम क्या बोलते हैं? इट इज अ डीएनए मॉलिक्यूल व्हिच हेल्प्स इन कैरिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेके जाएगा कहां? होस्ट में। तो सभी वेक्टर का अपना अपना क्षमता है। क्लियर? फॉर एग्जांपल प्लाज्मिड हम देखें तो प्लाज्मिड का कितना है? किलो बेस 0.5 to 8 किलो बेस बड़ा डीएनए से मिला, बहुत छोटा सा टुकड़ा है ना। 0.5 से 8 किलो बेस तक का डीएनए ये अंदर ले जा सकता है। बैक्टीरियोफेज की बारे में बात करें तो 9 to 23, कॉस्मिड के बारे में बात करें 30 to 45 केबी का, बैग के बारे में बात करें 50 to 300, यैक के बारे में बात करें तो 1000 to 2500। तो सबसे बड़ा डीएनए का फ्रेगमेंट कौन ले जा सकता है अगर आपको पूछता है तो आप आंसर करोगे यैक, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, है ना। और स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए कौन ले जा सकता है? प्लाज्मिड ले जा सकता है। क्लियर? तो जैसा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, मान लो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट 10 केबी का है, 10 किलो बेस का है, तो मैं क्या प्लाज्मिड यूज कर सकता हूं? नहीं, प्लाज्मिड का साइज मैक्सिमम ये 8 केबी ले जा सकता है। लैम्डा फेज में यूज कर सकता हूं 9 to 23, हाँ 10 केबी में इससे आराम से। तो बेस्ड ऑन द जीन ऑफ इंटरेस्ट का साइज कितना है उसके हिसाब से आप क्या करोगे? वेक्टर को चूज करोगे। क्लियर? तो वेक्टर को चूज करने के लिए दो महत्वपूर्ण बात याद रखना है फॉर चूजिंग वेक्टर। पहला, द साइज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, है ना। अलग अलग वेक्टर अलग अलग साइज ले जा सकते हैं, तो आपके डीएनए का साइज कितना है उसके हिसाब से आप वेक्टर चूज करोगे। क्लियर? सेकंड पॉइंट कि होस्ट क्या होने वाला है ना। व्हाट विल बी द होस्ट, आप किसमें जीन को डालने वाले हो? क्या बैक्टीरिया में डालने वाले हो, प्लांट में डालने वाले हो, ह्यूमन में डालने वाले हो, है ना, उसके यीस्ट में डालने वाले हो, किस में डालोगे उसके हिसाब से। जैसे बैक, अगर आप बैक्टीरिया में डाल रहे हो तो आप बैक यूज करोगे, आपको जीन यीस्ट में डालना है तो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज करोगे। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, लैम्डाफेज, कॉस्मिड, इस तीनों से आप कहां डाल सकते हो? बैक्टीरिया में डाल सकते हो। क्लियर? तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ होस्ट डिसाइड होता है कि वेक्टर कौन सा चूज करेंगे। क्लियर है? तो वेक्टर चूज करने के लिए दो पैरामीटर आपको बोले, एक द साइज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड सेकंड इज द होस्ट, है ना, कि होस्ट कौन सा होगा। क्लियर है? तो इस ऑल अबाउट दिस वेक्टर। वेक्टर को पूरा हमने कंप्लीट किया। अब हम आगे बढ़ेंगे और 7 स्टेप्स में हम लगभग क्या करेंगे? बायोटेक चैप्टर को समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो इसको आप 1 मिनट देखो फिर आगे बढ़ो। Procedures in biotechnology. Procedures in rDNA technology. ठीक है, फर्स्ट स्टेप बेटा क्या होगा? आइसोलेशन ऑफ
डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए हैविंग जीन ऑफ इंटरेस्ट, हैविंग जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, मान लेते हैं बेटा हम क्या करने वाले हैं, हम एक प्रोटीन एग्जांपल ले लेते हैं। हम इंसुलिन प्रोटीन बनाना चाहते हैं। ठीक, इंसुलिन डायबिटीज पेशेंट में हेल्प आता है, तो हम इंसुलिन प्रोटीन बनाना चाहते हैं। तो हमारा जीन टारगेट, जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इंसुलिन जीन है। इंसुलिन जीन कहाँ मिलेगा, ह्यूमन सेल में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, ह्यूमन सेल में। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन सेल की डीएनए को बाहर निकालना पड़ेगा। उस डीएनए में कहीं तो इंसुलिन जीन है, तो आपको अपने डीएनए से इंसुलिन जीन को काटना पड़ेगा, पहले काट के निकालना पड़ेगा। क्लियर है, देखते हैं। ठीक है, तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए हैविंग जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट जिस डीएनए में, उस डीएनए को निकाल लो पहले। दूसरा फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए यूजिंग restriction endonuclease enzyme, restriction endonuclease enzyme, restriction endonuclease enzyme लेके आप क्या कर लो, जो डीएनए निकाले हो आपका जो भी आपका जीन है उसको क्या कर लो, कट कर ले। उससे क्या हो गया बेटा, अलग अलग टुकड़े में आपका डीएनए क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तीसरा समझते हैं। तीसरा क्या करना है हमको, तीसरा हमको करना है एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन यूजिंग पीसीआर। क्लियर, अब क्या हुआ समझना बात को। जैसे कि मान लो आप ह्यूमन से डीएनए निकाल लिए, आपको कुछ सेल मिला, कुछ सेल से आपने डीएनए निकाला, डीएनए से आपने कट करके अपना जीन भी बाहर निकाल दिया। अब जीन जो आपके पास है आपका, उसका नंबर बेटा कम है और आपको क्या चाहिए, नंबर थोड़ा ज़्यादा चाहिए जीन का। आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट का नंबर क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। आपने निकाल लिया है बट सोर्स से जो निकाला है उसका नंबर थोड़ा कम है, तो आप उसको क्या चाहते हो कि इसको मैं बढ़ा लूँ पहले। ठीक है, तो बढ़ाने के लिए एक टेक्निक लगेगा जिसको बोलते हैं पीसीआर। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे बाद में, अभी बस स्टेप लिख रहे हैं बस। क्लियर, हम स्टार्ट करेंगे पहले स्टेप, तो उसको हम क्या करेंगे, एम्प्लीफिकेशन ही मतलब होता है उसका नंबर को बढ़ाना। क्लियर है, आगे क्या करेंगे, चौथा स्टेप हम ये करेंगे, लाइगेशन कर देंगे, लाइगेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को पीसीआर से बढ़ा भी लिया। अब बढ़ा लिया तो हम उसको वेक्टर को भी काटेंगे और इधर काट के दोनों को क्या कर देंगे, लाइगेट कर देंगे, मतलब दोनों को जोड़ देंगे और आरडीएनए बना लिए। अब हमारे पास एक वेक्टर बन चुका है जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अगला काम क्या होगा, इसको होस्ट में डाल दो, है ना। तो अगला स्टेप यही होगा, पांचवा नंबर, ट्रांसफर आरडीएनए मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू वेक्टर। इसको हम क्या बोल रहे हैं, आरडीएनए बोल रहे हैं। ट्रांसफर आरडीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म में क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो, है ना। पांचवा नंबर हो गया। छठवां नंबर क्या होगा बेटा, आप ट्रांसफर कर लिए। अब आप बोल रहे थे कि सर किसी में जाएगा किसी में नहीं भी जाएगा, हो सकता है, तो आपका काम क्या होगा, सिलेक्शन करना है आपको। क्या करना है आपको, सिलेक्शन करना है किसका, जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। क्लियर है, तो ट्रांसफर के बाद सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट, विथ रिकॉम्बिनेंट, ये अगला स्टेप होगा, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। ऐसे बैक्टीरिया को सेलेक्ट करना है जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका है। सिलेक्शन कर लिए, सिलेक्शन करने के बाद क्या है, इसको आप बड़े स्केल में क्या करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, और ग्रो करके आपका अपना जीन का प्रोडक्ट निकालना चाहते हो। तो लास्ट स्टेप यही है, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, है ना। जीन प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना मतलब निकालना, लेना फाइनली। तो ये 7 स्टेप है। इसी 7 स्टेप को अपन देखेंगे और लगभग पूरा चैप्टर को खत्म कर लेंगे। पहला स्टेप क्या है बेटा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए हैविंग जीन ऑफ इंटरेस्ट।
यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं आइसोलेशन ऑफ जीन, है ना। तो पहला लिख रहे हैं स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपने क्या किया, आपका टारगेट सेल कहां से मिल रहा है आपको? हो सकता है कि आपको ह्यूमन सेल से मिल रहा हो। कहां से मिल रहा हो? ह्यूमन सेल में आपका डीएनए हो सकता है कि प्लांट सेल में आपका डीएनए है ना। हो सकता है किसमें? प्लांट सेल में आपका डीएनए। हो सकता है कि आपका डीएनए किसमें है? बैक्टीरिया में है, या फिर हो सकता है किसमें हो? फंजाई में हो सकता है किसमें हो? फंजाई में हो। सही बात है। तो इसको आप सबसे पहले क्या करना है, आपको इसके सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को, जो भी चीज है इसको पहले क्लीन करना है। तो आप इसमें ह्यूमन सेल में क्या लगा लोगे? लाइपेज लगा लोगे। यहाँ क्या लगा लोगे? सेलुलेज लगा लोगे। पहले तो बता चुके हैं ना, हेमी सेलुलेज लगा लोगे और पैक्टिनेज लगा लोगे प्लांट में। बैक्टीरिया में क्या लगाएंगे? लाइसोजाइम लगा लेंगे और फंजाई में काइटिनेज लगा लेंगे। इससे इनका सेल वॉल टूट गया और सेल वॉल टूटने से जो सेल के अंदर जितने भी मटेरियल थे, चाहे वो प्रोटीन था, आरएनए था, लिपिड था या डीएनए था, सब कहाँ आ गए? बाहर आ गए। तो इससे ये आप क्यूमुलेट करो। मान लो कि हम कोई एक ले रहे हैं, तो ये आपका है ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर में आपने सैंपल डाला था और ये एंजाइम, जो भी सेल था आपका, उस प्रकार का एंजाइम आपने डाला। तो यहाँ पे क्या हो गया? सॉरी बेटा, लाइट चला गया है। लेट्स कंटिन्यू आफ्टर सम टाइम, है ना, वेट फॉर सम टाइम।